वेलकम टू एएसके क्लासेस। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों का बहुत सारा मैसेज आ रहा था जो मिडिल एजुकेशन से क्लास 10th की पढ़ाई किए हैं। बार बार मैसेज आ रहा था कि सर आप हमारे लिए तो कुछ करते ही नहीं हो, आप हमें भूल गए हो सर। आप भूल गए हो कि आपके पुराने स्टूडेंट मैं ही था, सब कुछ भूल गए हो और क्लास 11th के लिए वीडियोस नहीं बनाते हो। मेरी बहुत सारे बच्चों से पर्सनल बात हुई, वो कहते हैं त्रैमासिक परीक्षा मेरा अच्छा नहीं गया। याद करता था मिडिल एजुकेशन कोई वीडियोस अपलोड करेगा अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हुआ। मेरा त्रैमासिक परीक्षा बहुत बुरा गया एंड बार बार मैसेज करते थे दिस इज़ नॉट फेयर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज़ हमारे लिए कंटेंट लेकर के आओ। एंड लीजिए मिडिल एजुकेशन आपकी लीजिए एस के आपके सामने कक्षा 11वीं हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। देखो यार, अगर मैं हिंदी के प्रश्न पत्र की बात करूं तो 80 नंबर का ये पेपर रहेगा एंड समय आपको मिलेगा 3 घंटे। ये 2 सेटों में आएगा, ये रहा आपके सामने सेट नंबर ए, दूसरा आएगा सेट नंबर बी, वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लो। अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट होना है, कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का है। टेंशन मत लो, प्रयास करूंगा कि तुम्हारे लिए कंटेंट लेकर के आऊं। और आज मैं प्रॉमिस किया था तो लो, मेरा पहला वीडियो आप सबके सामने है। अब मैं देखता हूं यार कि तुम मेरे साथ कितना फेयर करते हो। फेयर मतलब तुम इस वीडियो को कितना देखते हो, कितना लाइक करते हो, कितना शेयर करते हो। तुमने तो मुझे बोला था ना कि दिस इज नॉट फेयर, अब मैं भी देखता हूं कितना तुम करते हो मेरे लिए। देखो भाई साहब, पहला नंबर कह रहा है सही प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक आपको टोटल 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। 10वीं में 30 रहता है, इसमें 32 है, 2 बढ़ गया भाई। 6 से 23 तक जितने क्वेश्चन रहेंगे सभी में अतिरिक्त विकल्प रहेगा एंड यहां पर 2 अंकीय 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। 10वीं में 12 मिलता था भाई। 10वीं का तो मुझे एक एक चीज याद हो गया। 3 अंकीय प्रश्न की बात करूं तो 3 देखने को मिलेगा और 4 अंकीय प्रश्न आपको 4 देखने को मिलेगा। 10वीं में 4 अंकीय प्रश्न 3 मिलता था। ठीक है, इस प्रकार से ये रहा आपका इंस्ट्रक्शन। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सारे क्वेश्चन को रट लेना तुरंत, खड़े का खड़े, अगर तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर से टॉप करना है तो। पहला नंबर कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि कबीर ने ईश्वर को कितने रूपों में माना है। तो कबीर दास जी ने उस ईश्वर को एक बताया है कि सब कुछ एक है, चाहे राम हो चाहे रहीम हो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर कह रहा है कि श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है। मतलब किस काल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। क्या भक्ति, रीति या फिर आदि या फिर आधुनिक। अरे रीति काल है यार। रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रीति काल के टाइम पे जितनी भी रचनाएं हुई ना, श्रृंगार रस प्रधानता रचना हुई है। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है, बच्चे बच्चे को पता है। रति किसका है? श्रृंगार का है। हास्य किसका है? हंस का है। और रौद्र किसका है? तो क्रोध का। ठीक, नेक्स्ट, चौथा नंबर कहता है कि नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन कब हुआ। देखो यार, कहीं कहीं लिखा है 1917, ध्यान से देख लो, लेकिन ये कहानी का प्रकाशन 1925 में हुआ था। हमारे ऑप्शन में 17 नहीं है तो इसलिए हम 25 लगाएंगे, तो 1925 सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा नंबर कहता है मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो मियां नसीरुद्दीन को रोटी 56 प्रकार की बनाते आती थी और वो रोटी बनाने का तरीका भी बताया करते थे। कैसी नहीं, ऐसी रोटी बनाओ भाई, अच्छी लगेगी। 56 प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे कौन? मियां नसीरुद्दीन। छठवां नंबर कहता है कि कुएं की खुदाई करने वाले को क्या कहते हैं। तो जो कुएं को खोदता है, कुएं कुछ नहीं होता यार, ये बड़ा सा हो गया कुआं, इसका छोटा सा रूप हो गया कुएं। तो कुएं जो खोदता है उसे कहते हैं चेजारो। ठीक है, और ये राजस्थान में होता है कुएं। हमारे यहाँ कुएं सक्सेस नहीं होगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? राजस्थान में। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कि कबीर भक्ति काल की डैश 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 काव्य धारा के कवि हैं। तो कबीर भक्ति काल के किस काव्य धारा की कवि हैं, ये चीज तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में। भाई तुम्हारे लिए प्रश्न तो दूंगा होमवर्क। हम भी तो देखे त्रैमासिक परीक्षा का कितना तैयार है तुमको। अर्धवार्षिक में तो मिडिल एजुकेशन इज कम बैक। दूसरा नंबर कहता है कि घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी गई थी। तो भाई साहब सावन ऋतु में लिखी गई थी घर की याद कविता, याद रख लेना। तीसरा नंबर कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद खालिस्तान कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं छायावादी रचनाएं हैं, तो छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, नाटक विधा डैश डैश काव्य है। जो नाटक है वो आपका दृश्य काव्य है। नाटक को हम देख करके आनंद की अनुभूति लेते हैं, तो ये दृश्य काव्य हो जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा नंबर कहता है मियां नसीरुद्दीन डैश डैश के मसीहा थे। तो मियां नसीरुद्दीन किसके मसीहा थे? तो नान बाइयों के मसीहा थे। नान बाइयों मतलब जो रोटी बनाने की कला विकसित करते थे, तो यहाँ पर लिखना है नान बाइयों।
ठीक है, नान बाइयों की मसीहतें, किसके? नान बाइयों की। 6वां नंबर कहता है कि सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? अगर कोई पानी तुम्हें बारिश से मिलती है तो उसे कहते हैं पालर पानी। क्या कहते हैं? पालर पानी। बरसात जो पानी मिलते हैं उसे पालर पानी कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कहता है सत्य। सत्य बताओ। इसमें पहला नंबर कहता है अर्थ के आधार पर क्या वाक्य 8 प्रकार के होते हैं? अरे भाई बिल्कुल सही है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा नंबर कहता है बीजक सूर्यदास की रचना। नहीं रे, बीजक को सूर्यदास थोड़े ना लिखे हैं, कबीर दास जी लिखे हैं। क्या गलत दिया है साला। अच्छा, सत्य सत्य ना चलो। तीसरा नंबर कहता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं। नहीं, फिर से गलत। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। चौथा नंबर, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया था। बिल्कुल सही है। एंड आज भी खरे तालाब के लेखक अनुपम मिश्र हैं। बिल्कुल सही है। अनुपम मिश्र पता है आपको, प्रकृतिवादी कवि थे, मतलब ज्यादातर प्रकृति को लेकर के रचनाएं करते थे अनुपम मिश्र जी। हो सकता है इनका नाम कम सुने हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी तुमने सुन लिया ना। 6वां नंबर कहता है कबीर ने ईश्वर को एक माना है। अरे हाँ भाई, कबीर ने ईश्वर को एक माना है, मैंने पहले बताया है, देखना जरा, ये देखो, कबीर ने ईश्वर को एक माना है। चलो भाई, ये भी कंप्लीट होता है। अच्छा सुनो, इसका पीडीएफ मैं डाल दिया हूँ, डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बढ़िया पीडीएफ डाउनलोड करो, अपने पढ़ाई को और बेहतर करो। सेट नंबर 2 भी जल्दी जैसे ही आता है उसका भी पीडीएफ दे दूंगा। देखो, चौथा नंबर कहता है कि सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर कहता है कुंडलीय छंद, तो इसमें क्या लगाओगे? तो इसको मैं भाई जूम आउट करना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा। तो कुंडली छंद में होती है 24 मात्राएं, तो ये हो जाएगा पहले नंबर का। नेक्स्ट कहता है रोला छंद, तो रोला में होता है 11 13 पर विराम, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है रोला और दोहा मिलाकर क्या बनता है? तो अगर रोला और दोहा मिला दो तो ये बने कुंडलिया, आमने सामने है। नेक्स्ट कहता है घनाक्षरी, तो घनाक्षरी 8 पर यति होता है। ये 8 8 8 8 कई सारे हो गए, बाकी 8 पे यति होता है। रोला, तो रोला में 6 चरण होते हैं भाई, यहाँ से मैच कर दो। जहाँ रस होता है वहाँ गुण होता है, और सर्गों से बंधी रचना महाकाव्य कहलाती है। ले भाई, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 का पहला कह रहा है कि जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? तो भाई इसका आंसर तुम बताओगे हमें कमेंट सेक्शन में। जिसका सही होगा उसको मैं हार्ट दूंगा। 2 प्रश्न का उत्तर तुमको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर कहता है कि कवि किसमें व्यस्त है? कवि किसमें व्यस्त है? तो कवि कातने में व्यस्त है, ठीक है, कातने में। अच्छा, कहीं कहीं जब मैं इसका आंसर गूगल कर रहा था ना, तो कहीं कहीं पढ़ने लिखने आ रहा था, लेकिन इसका सही उत्तर कातने हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कहता है कि खंड काव्य की परिभाषा लिखाओ। लिखो, तो सिंपल सा यार, खंड काव्य क्या कहलाता है? जब किसी चीज का आंशिक चित्रण हो उसे खंड काव्य कहते हैं, और अगर समग्र चित्रण है महाकाव्य है। कैसे? किसी के जीवन का कुछ भी हो सकता है, कोई घटना, अगर पूरा चित्रण हो तो वो महाकाव्य है। अगर कोई अंश का चित्रण हो खंड काव्य है। चौथा नंबर कहता है 2 महाकाव्य का नाम लिखो और 1 रचना का नाम लिखो, है ना। तो ये सब छोड़ो, 2 महाकाव्य का नाम सुन लो। पहला तुम्हारा रामायण है और दूसरा महाभारत है, ठीक है। 5वां नंबर कहता है कि भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन नाम कब दिया गया? तो इसे 1957 में इसका नाम चेंज किया गया और टेलीविजन से दूरदर्शन कर दिया गया था। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लुमियरे ब्रदर्स, एक साइंटिस्ट थे, लुमियरे, ध्यान से नाम सुन लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लुमियरे ब्रदर्स, इन्हें ही कहा जाता है कि सिनेमा के आविष्कार किए थे। टॉकीज, जहाँ मूवी देखते हो, उसका आविष्कार इन्होंने ही किया है। 7वां नंबर कहता है निपात शब्द किसे कहते हैं? तो सिंपल सा, जब किसी वाक्य को पढ़ने पर कोई जोर दे दे उसे कहते हैं निपात शब्द, ठीक है। इस प्रकार से ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। लो तुम्हारा ओटी ओटी। ओटी ओटी बहुत जरूरी होता है। ओटी में कभी नंबर मत कटवाना। अगर तुम्हारा ओटी में नंबर का कट गया, तुम्हारे परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लेना, टेलीग्राम पर जुड़ ही लेना, एएसके क्लासेस के टेलीग्राम पर जुड़ना। मिडिल एजुकेशन में जुड़े तो अच्छी बात है, बाकी एएसके जुड़ो, ज़्यादा फायदा मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर जुड़ो। अब तुम सब जगह ना एएसके में आ जाओ, मिडिल एजुकेशन तुम खत्म करो, क्योंकि वो तो 9th और 10th के लिए है, अब तुम्हारे लिए एएसके है 11th और 12th के लिए। इस प्रकार से सब कंप्लीट होता है और तुम्हारे अर्धवार्षिक परीक्षा का नंबर वार्षिक परीक्षा में जुड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, उस हिसाब से तुम पढ़ाई करना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? तो कबीर बहुत भक्त हो गए थे श्री कृष्ण के, और तभी उसने अपने आप को दीवाना कहा था। बाकी इन सब क्वेश्चन का आंसर हम आगे देखेंगे एक नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। फिलहाल अभी मैं इतने पे ही वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तगड़ा कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा। ओके, बाय बाय।